हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर फोर्थ जो हम कर रहे थे, फोर्थ हमारा जो चैप्टर चल रहा था इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, उसका पहला पार्ट मैंने अपलोड कर दिया था। अगर आप लोगों ने वो अभी तक नहीं देखा है तो मैं पूरी प्लेलिस्ट जो है हमारी डेवलपमेंट की वो डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, तो वहाँ आप देख लेना। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल लिंक मिल जाएगा, फेसबुक आईडी मिल जाएगी, व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। वहाँ जाके आप सपोर्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। जो हमारे रिफॉर्म्स यानी कि चेंजेस हुए थे फाइनेंशियल सेक्टर में, क्या क्या रिफॉर्म्स हुए थे। फाइनेंशियल सेक्टर इंक्लूड्स बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जो हमारा फाइनेंशियल सेक्टर है उसमें दो इंस्टीट्यूशन आती हैं, एक बैंकिंग और एक नॉन बैंकिंग, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। इंडिया में जो हमारा फाइनेंशियल सेक्टर है उसे रेगुलेट करता है आरबीआई। लिबरलाइजेशन implied a substantial shift in the role of the RBI from a regulator to a facilitator of the financial sector। लिबरलाइजेशन में क्या किया गया, रेगुलेटर से उसे फैसिलिटेटर बना दिया गया। किसको? फाइनेंशियल सेक्टर को। एज अ रेगुलेटर, लिबरलाइजेशन से पहले आरबीआई वुड इटसेल्फ फिक्स इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर फॉर द कॉमर्शियल बैंक, बट एज अ फैसिलिटेटर the RBI would only facilitate the free play of the market forces। लिबरलाइजेशन से पहले 1991 से पहले आरबीआई डिसाइड करता था कि क्या ब्याज रहेगी, इंटरेस्ट रेट क्या रहेगी, कॉमर्शियल बैंक नहीं डिसाइड करते थे। लेकिन जब लिबरलाइजेशन हुआ तो आरबीआई अब सारा का सारा जो मुद्दा होता है वो कॉमर्शियल बैंक पर छोड़ देता है कि मार्केट की जो फोर्सेस है, मार्केट की जो डिमांड है उसके हिसाब से बैंकें डिसाइड करती है कि इंटरेस्ट रेट क्या होगा। नाउ कंपटीशन रूल्स द डिसीजन मेकिंग प्रोग्रेस, यानी कि जो कंपटीशन है मार्केट में वो डिसाइड करता था। फ्री प्ले ऑफ द मार्केट फोर्स हैज लीड टू द इमरजेंस ऑफ प्राइवेट बैंकर्स बोथ डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल इन द इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री। जब मार्केट फोर्सेस फ्री प्ले पर काम कर रही हैं तो उसकी वजह से जो प्राइवेट बैंक है वो ज़्यादा आने लगी, चाहे वो डोमेस्टिक लेवल पे काम कर रही हो या इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही हो। Liberalization has also allowed FFI, foreign institutional investor, to invest in Indian financial market. Foreign investment limit in bank was raised to around 74%। लिबरलाइजेशन ने जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं वो इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको अलाउ किया गया और उनकी लिमिट 74% तक बढ़ा दी। जैसे कि मर्चेंट बैंकर्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, पेंशन फंड्स हैं। Bank fulfilling certain conditions are allowed to set up new branches without the approval of RBI and rationalize their existing branch network। अगर बैंक जो है वो कुछ कंडीशन पूरी कर देती हैं तो वो अपनी नई ब्रांचेस भी खोल पा रही थी बिना आरबीआई के अप्रूवल से। दो बैंक हैव बीन गिवन परमिशन टू जनरेट रिसोर्सेज फ्रॉम इंडियन एंड अब्रॉड, सर्टेन मैनेजरियल एस्पेक्ट हैव बीन रिटेन विद द आरबीआई टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द अकाउंट होल्डर इन द नेशन। बैंकों के पास परमिशन थी कि वो अपने रिसोर्सेज जनरेट कर सकते हैं इंडिया से भी, बाहर से भी। कुछ मैनेजरियल एस्पेक्ट हमारा आरबीआई के पास था ताकि जो हमारे अकाउंट होल्डर्स होते हैं उनकी इंटरेस्ट का बचाव होता रहे, उनके संग कुछ गलत ना हो। Consequent upon these changes, financial sector in India has shown a multi-dimensional growth and is playing a significant role in the growth and development of the economy। इससे क्या हुआ, जो इंडिया का फाइनेंशियल सेक्टर था उसमें हमें मल्टी डायमेंशनल यानी कि अलग अलग तरीके से ग्रोथ देखने को मिली और हमारी कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट में ये एक काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा था। कौन सा सेक्टर की बात हुई यहाँ पर? फाइनेंशियल सेक्टर की। तीसरा रिफॉर्म है टैक्स रिफॉर्म। टैक्स रिफॉर्म आर एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट और रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। जो हमारा टैक्स रिफॉर्म होता है वो एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जो कि गवर्नमेंट की जो फिस्कल पॉलिसी होती है उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। फिस्कल पॉलिसी हमारी क्या होती है? सरकार के पास जो रेवेन्यू है यानी कि जो पैसा आएगा, जो खर्चा है, उसके हिसाब से जो इन्फ्लेशन आता है, डिफ्लेशन आता है, मंदी आती है, गवर्नमेंट उसमें जो डिसीजन लेती है उसे हम फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। बेसिकली हमारे दो तरह के टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस हमारे कौन से होते हैं? वो टैक्सेस जिसमें बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड, यानी कि जो सरकार को टैक्स दे रहा है और जिसकी जेब से पैसा जा रहा है वो दोनों पर्सन एक ही हैं। वन हु पे सच अ टैक्स हिमसेल्फ बियर द बर्डन ऑफ इट, उसे हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। जैसे इनकम टैक्स है,
कॉरपोरेशन टैक्स है, वेल्थ टैक्स है। जिसमें टैक्स का बर्डन शिफ्ट हो सकता है उसे हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। ऐसे ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, सी देगा गवर्नमेंट को, वो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स, जिसका एग्जांपल जीएसटी है, कस्टम ड्यूटी है। वन हु पे सच अ टैक्स, example, a shopkeeper paying GST to the government can shift the burden of this tax onto the final buyer of the goods by adding the tax amount to the basic price of the goods sold। एक जो शॉपकीपर है उसने जीएसटी गवर्नमेंट को दी और शॉपकीपर ने जीएसटी किससे रिसीव करी? कस्टमर से, बायर से। लिबरलाइजेशन से पहले जो टैक्स स्ट्रक्चर था वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स था, दिक्कत था, टैक्स रेट भी काफ़ी ज़्यादा हाई थी। हाई रेट की वजह से टैक्स इवेजन होता था, जिससे सरकार को रेवेन्यू में लॉस हो रहा था। जब लिबरलाइजेशन आया, इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेशन टैक्स हैव ग्रेजुअली बीन रिड्यूस। जो इनकम टैक्स था और कॉर्पोरेशन टैक्स था उनको थोड़ा कम किया गया। इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर हैव ऑल्सो बी रिफॉर्म टू एस्टेब्लिश अ कॉमन नेशनल मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विस। इनडायरेक्ट टैक्स का जो स्ट्रक्चर था वो भी कुछ इस तरीके से बनाया गया ताकि नेशनल मार्केट में गुड्स एंड सर्विस अच्छे से चल सके। In 2016, the Indian Parliament enacted Goods and Service Act 2016 to simplify and introduce a unified indirect tax system in India। 2016 में पार्लियामेंट में गुड्स एंड सर्विस टैक्स के लिए सिंप्लीफाई किया गया और 2017 1 जुलाई 2017 से भारत में इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि जीएसटी लागू कर दिया गया। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, बाहर से जब आप एक्सचेंज करते हो विदेश से, उसमें क्या क्या चेंजेस आए? फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स वर टू रिजॉल्व बीओपी क्राइसिस इन द कंट्री। बीओपी यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स है, वहाँ लास्ट में आपको ये पढ़ने को मिलेगा। डीवैल्यूएशन वाज द फर्स्ट स्टेप इनिशिएटेड इन दिस रिगार्ड इन 1991। इसके रिगार्ड में पहला स्टेप जो लिया गया वो डीवैल्यूएशन लिया गया, जो कि पहला स्टेप था 1991 में। इंडियन करेंसी वाज डीवैल्यूड इन रिलेशन टू फॉरेन करेंसी। इट इम्प्लाइड अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ रुपी, यूएस डॉलर और ब्रिटिश पाउंड, यानी कि हमारे देश की जो करेंसी थी वो कम हो रही थी एज कंपेरिजन टू यूएस डॉलर। इम्प्लाइड दैट अ यूएस डॉलर और ब्रिटिश पाउंड कुड बी एक्सचेंज फॉर मोर रुपीज देन बिफोर, और implying that a US dollar or British pound could buy more goods in the Indian market। Consequent upon devaluation, export tended to rise, which lead to a rise in the supply। export को बढ़ाया गया, export बढ़ेगा तो supply बढ़ेगी, foreign currency बढ़ेगी। This was considered to be a significant step relating to external sector reform in the country। Followed by devaluation in 1991, India opted for float exchange rate। devaluation के बाद इंडिया ने फ्लोट एक्सचेंज रेट को भी चूज किया इंटरनेशनल मार्केट में। एक्सचेंज वैल्यू ऑफ द इंडियन रुपी इन द इंटरनेशनल मार्केट वाज लेफ्ट टू द फ्री प्ले ऑफ द मार्केट फोर्स, यानी कि जो एक्सचेंज वैल्यू था इंडियन करेंसी होती थी बाहर की करेंसी से, वो मार्केट की फोर्सेस डिसाइड करती थी कि वो बढ़ेगी या घटेगी। थस एक्सचेंज रेट ऑफ द इंडियन रुपी इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट नाउ डिटरमाइंड बाय द फोर्सेज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। फिर आपको ये स्ट्रक्चर दे रखा है जीएसटी के बारे में कि जीएसटी क्या है, कैटेगरीज क्या हैं, रेट्स क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें। फिफ्थ दे रखा है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म। ट्रेड का मतलब क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस को जब आप खरीदते हो तो वहाँ हम ट्रेड कर रहे हैं। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी अंडरवेंट अ सब्सटेंशियल चेंज इन द वेक ऑफ लिबरलाइजेशन। दीज रिफॉर्म आर इन दिस फोकस्ड ऑन। जो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी था उसमें भी चेंजेस आए। क्या क्या है? सबसे पहला, इंक्रीजिंग इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। जो हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी, हमारे इंडिया की इंडस्ट्री थी, वहाँ पे जो कंपटीशन था वो इंक्रीज हुआ। इंड्यूसिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। बाहर जो इन्वेस्टमेंट था, जो बाहर के लोग थे उन्हें इंड्यूस किया जा रहा था कि वो इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें। ब्रिंगिंग एफिशिएंट फॉरेन टेक्नोलॉजी इनटू द इकोनॉमी। बाहर की जो तकनीक थी उसे इंडिया में लाया जा रहा था। इनका एम क्या था, क्यों लाया जा रहा था? पहला, डिसमेंटलिंग ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर कंज्यूमर गुड्स एंड एग्रीकल्चर गुड्स वर रिमूव। जो पहले एक क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन था, यानी कि आप सिर्फ इतना इंपोर्ट कर सकते हो, वो हटाया गया। किस पर? मैन्युफैक्चर कंज्यूमर गुड्स और एग्रीकल्चर गुड्स के ऊपर। रिडक्शन इन टैरिफ रेट, जो टैक्स वगैरह लगता था एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर, उसे कम किया गया। Removal of import licensing. The policy of import licensing was abolished except in case of hazardous and environmentally sensitive industry। जो import licensing की जो पॉलिसी थी उसे हटाया गया, लेकिन hazardous और environmentally जो sensitive industry उनके लिए नहीं। Quantitative restriction on import of manufacturing goods and agriculture also fully removed।
अप्रैल 2001। अप्रैल 2001 तक जो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन थे इंपोर्ट्स पर, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स पर और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर, वो पूरी तरीके से खत्म हो गए। रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी वर रिमूव टू इंक्रीज द कॉम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ इंडियन गुड्स। जो एक्सपोर्ट ड्यूटी थी वो भी रिमूव कर दी गई ताकि जो कॉम्पिटिटिव पोजीशन है इंडियन की वो बढ़े। तो ये था हमारा लिबरलाइजेशन में क्या क्या रिफॉर्म्स हुए थे, किस किस सेक्टर में रिफॉर्म हुए थे। तो ये हमारा लिबरलाइजेशन में क्या क्या रिफॉर्म्स हुए थे वो हमने पढ़ा। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कि प्राइवेटाइजेशन क्या होता है और प्राइवेटाइजेशन में क्या क्या चेंजेस हुए थे। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करेगा, शेयर जरूर करेगा और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।